स्टार्ट करते हैं हम लोग। एनएलएम स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। एनएलएम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में क्या है कि आपको सबसे पहले फोर्सेस पे कमांड होनी चाहिए। नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स, टेंशन फोर्स, फोर्सेस पे कमांड होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको फोर्सेस के बारे में पता है, फोर्सेस को रिजोल्यूशन कैसे, रिजॉल्व कैसे किया जाता है, ये चीजें अगर आपको पता है तो एनएलएम के क्वेश्चंस बड़े आसानी से हो सकते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। एनएलएम पे थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। तो इसको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। क्या बोला जाता है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सिंपल सा, बिल्कुल आराम से पढ़ते हुए चलिए, ठीक है। पहले फोर्सेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आइए फोर्सेस के बारे में डिस्कस करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फोर्स होता क्या है, ठीक है। तो सिंपल सा आपका है कि किसी भी टाइप के पुश या पुल को हम फोर्स बोलते हैं। जैसे मान लिया आपका यहाँ पर कोई ब्लॉक रखा है, m मास का ब्लॉक है, आपने इस पर फोर्स लगाया तो आपने इसको पुल किया, दिस इज पुलिंग फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इसको इस साइड से फोर्स लगा दिया ऐसा F फोर्स, तो ये आपने क्या लगाया? पुशिंग फोर्स। तो ये आपका पुश कर रहा है किसी चीज को, किसी ब्लॉक को पुश कर रहे हैं, तो पुशिंग फोर्स। एंड दूसरा वाला था आपका क्या था? पुलिंग फोर्स था। क्लियर? चलिए, तो ये आपका फोर्स का डेफिनेशन हुआ, किसी भी टाइप का पुल या पुश को हम लोग फोर्स को। अब फोर्स के टाइप्स, हमें जो मेन चीज देखना है, फोर्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। जैसे कुछ टाइप्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पहले इसके बारे में, फिर आगे चलेंगे, क्वेश्चंस करेंगे अच्छे अच्छे। नॉर्मल फोर्स, नेक्स्ट वन टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स। नाउ द थर्ड वन स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका फ्रिक्शन फोर्स। तो ये कुछ बेसिक फोर्सेस हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, एक एक करके देखते हैं होता क्या। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या होता है? नॉर्मल फोर्स की बात करते हैं, एकदम आराम से देखते जाना आप लोग, ठीक है। नॉर्मल फोर्स की बात करते हैं। तो अगर कोई भी ब्लॉक इस टाइप से यहाँ पर रखा हुआ है, m मास का ब्लॉक रखा हुआ, ये आपका सपोज करते हैं सरफेस है, ग्राउंड सरफेस मान सकते हैं, किसी भी कहीं भी जगह पे रखा हो, कोई भी सरफेस हो सकता है, ये आपका सरफेस, ठीक, ये सरफेस हो। तो नॉर्मल फोर्स हमेशा 90 डिग्री पे लगता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स ऑलवेज, नॉर्मल फोर्स ऑलवेज एक्ट, नॉर्मल फोर्स ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का साइन आपका, perpendicular to the surface, perpendicular to the surface। नॉर्मल फोर्स हमेशा 90 डिग्री पर लगता है, यानी परपेंडिकुलर लगता है। जैसे यहां पर ये ब्लॉक रखा हुआ, तो इसको कितना फोर्स लगा? ऊपर नॉर्मल फोर्स। नीचे की तरफ ग्रेविटी फोर्स लगता है आपको कितना? m into g, ठीक है। जो मास है उसमें आप g क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो g से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं mg, जिसको आप बॉडी का वेट भी बोल सकते हैं या फिर फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल mg को सपोर्ट कर रहा होता है, इस टाइम पे सपोर्ट कर रहा है। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं तो हम रेस्ट पर हैं, अगर हम रेस्ट पर है मतलब नॉर्मल फोर्स हमें ऊपर लग रहा है और हम mg इस सरफेस को नीचे की तरफ लगा रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा 90 डिग्री पे। अब अगर यही ब्लॉक आपका ऐसा हो जाए, सपोज ये आपका सरफेस हो जाए, कुछ ऐसा सरफेस, वर्टिकल सरफेस ले लिया, ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस था, दिस वन वर्टिकल सरफेस। तो अगर यहां से आपका वर्टिकल सरफेस पे आपने m मास का ब्लॉक रखा, तो ग्रेविटी जो होता है वो हमेशा अपने सेंटर की तरफ ही खींचता है। किसी भी ब्लॉक को, किसी भी चीज को हमेशा, जो अर्थ होता है वो किसी भी ब्लॉक को, कोई भी ब्लॉक होगा तो उसको हमेशा अपने सेंटर की तरफ ही खींचेगी, है, हमेशा सेंटर की तरफ खींचेगी। क्लियर? तो ऐसे ही नीचे की तरफ यहाँ इसमें mg फोर्स लगेगा, है ना, अर्थ की तरफ कितना mg फोर्स लगेगा, ठीक है। अब लेकिन नॉर्मल कहां लगता है? नॉर्मल ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो सरफेस ये है, सरफेस से 90 डिग्री पे नॉर्मल लगेगा, सरफेस से कितना? 90 डिग्री पे नॉर्मल, हमेशा 90 डिग्री पे, हमेशा सरफेस से 90 डिग्री पर नॉर्मल फोर्स लगेगा, ठीक है।
नेक्स्ट वन, अगर हम लोग और एक एग्जांपल और लेके चले, ध्यान से देखिएगा। तो ये आपका हो गया। अब हम एक इंक्लाइन प्लेन ले लेते हैं, ठीक है, एक इंक्लाइन प्लेन ले लिया। ये आपका ग्राउंड लेवल है, सपोज ऐसा मान लीजिए, ये सरफेस आपका हो गया, इधर आपका ये थीटा एंगल पे कोई प्लेन ऐसा हमने इंक्लाइन कर दिया। अब की बार ब्लॉक को यहाँ पे रख दिया, ब्लॉक को यहाँ पे रख दिया, एम मास का ब्लॉक यहाँ पे। तो अभी mg आपको ऐसा नहीं लगेगा कि mg इधर लगने लगा, नहीं, ये रॉन्ग है। mg ऐसा नहीं लगेगा, वो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। सेंटर मतलब हमेशा स्ट्रेट डाउनवर्ड्स है, हमेशा डाउनवर्ड्स, एग्जैक्ट डाउनवर्ड्स लगेगा। तो mg आपका इस टाइप से लगेगा, ठीक, mg लगेगा। नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब इसके लिए सरफेस ये नहीं है जहां पे वो रखा हुआ, अब इसके लिए सरफेस ये हो गया जो थीटा एंगल पे इंक्लाइन है। इसका मतलब हुआ नॉर्मल कैसा लगेगा, 90 डिग्री पे, यहां से 90। नॉर्मल हमेशा सरफेस से 90 डिग्री पे, चाहे सरफेस कैसा भी हो, लेकिन वो हमेशा नॉर्मल फोर्स कैसा लगेगा, 90 डिग्री पे लगेगा। नॉर्मल फोर्स कैसा लगेगा, 90 डिग्री पे लगेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो ये आपका हो गया नॉर्मल फोर्स की बात होगी, ठीक है। जैसे ये आपका ब्लॉक यहाँ पर मोशन नहीं कर रहा है, तो N इज इक्वल टू mg, ठीक है, N इज इक्वल टू mg। अगर वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा है तो दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो ये आपकी नॉर्मल फोर्स की बात है। नॉर्मल फोर्स अब क्या, आप याद क्या रखना है आपको कि नॉर्मल फोर्स ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल फोर्स ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। चलिए नेक्स्ट फोर्स की बात करते हैं हम लोग। टेंशन फोर्स की बात करते हैं कि टेंशन फोर्स क्या होता है। टेंशन फोर्स, ठीक है। सेकेंड वन, टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स को हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं, और ये हमेशा स्ट्रिंग या किसी रोप में लगता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स considered in string or in a rope, रस्सी, ठीक है, स्ट्रिंग या रोप पर लगे। जैसे यहां पर अगर एक कोई फिक्स पॉइंट है, ये आपका कोई फिक्स पॉइंट है, तो अगर आपने यहां से एक स्ट्रिंग इस टाइप से हैंग कर दी, स्ट्रिंग को हैंग करने के बाद एक ब्लॉक m मास का यहां पर लटका दिया, ठीक। अब देखिए ध्यान से, ये m मास का ब्लॉक, तो मतलब mg फोर्स नीचे की तरफ, देखिए mg कहां लगेगा, mg हमेशा डाउनवर्ड लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड है ना। आप क्या बोलेंगे, ग्रेविटी हमेशा क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ये स्ट्रिंग है। अच्छा, स्ट्रिंग जब कभी भी होती है, रोप कहीं भी होती है, तो उसमें एक टेंशन फोर्स आता है। क्या आता है, टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स कैसे आता है, जैसे आप समझ के देखो कि अगर ये स्ट्रिंग ऐसे होती, अगर ये स्ट्रिंग इस तरह से होती, यहाँ पे कोई ब्लॉक नहीं, तो इस पे कोई टेंशन नहीं होता अभी के लिए, क्योंकि हम इसको मासलेस मानते हैं ना, हमेशा इसको हम क्या मानते हैं, मासलेस मानते हैं, ठीक है। मासलेस, स्ट्रिंग का मास कंसीडर नहीं किया जाता। जिस क्वेश्चन में दे देगा उसमें हम कंसीडर करेंगे, अदरवाइज 99% क्वेश्चन में इसका मास कभी कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो अगर यहाँ पर आपकी स्ट्रिंग है, तो अभी ये कुछ टेंशन नहीं, इसको आराम से फ्री, लेकिन जैसे आप इसको पकड़ के नीचे की तरफ खींचो तो इसमें टेंशन आएगा ना। जैसे मान लिया आप ऐसे खड़े हो और आपका हाथ कोई खींचे तो आपको टेंशन होगा, क्लियर। ऐसे ही आपको दोनों तरफ से कोई खींचे तभी आपको टेंशन होगा, तो सेम ऐसे ये भी है, ठीक है। तो इसके हर एक मॉलिक्यूल को टेंशन लगता है, हर एक मॉलिक्यूल, और सेम टेंशन होता है। यहाँ पर अगर T है, यहाँ पर T, तो हर जगह T। तो ऐसे अगर यहाँ से आपने कोई ब्लॉक हैंग कर दिया तो ये स्ट्रिंग में टेंशन आ जाता है। अच्छा, तो ये तो टेंशन फोर्स की बात है, लेकिन टेंशन फोर्स में एक और चीज आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट करके नोट कर सकते हैं कि टेंशन फोर्स ऑलवेज एक्ट, टेंशन फोर्स ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द ब्लॉक, अवे फ्रॉम द ब्लॉक। हमेशा ब्लॉक से, पार्टिकल से
ऑब्जेक्ट से दूर जाता हुआ टेंशन। मतलब जैसे यहाँ पे ब्लॉक ऐसा लटका हुआ है तो टेंशन फोर्स कभी ऐसे नहीं दिखाओगे, ऐसा नहीं। टेंशन किसी को खींच थोड़ी ना रहा है, टेंशन इसको कैसा लग रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में, और नीचे क्या लग रहा है, mg फोर्स, ग्रेविटी फोर्स। नीचे mg, m मास का है, g मल्टीप्लाई हो जाता है, जिसको हम ग्रेविटी फोर्स या इस मास का वेट भी बोलते हैं, इस ऑब्जेक्ट का वेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऊपर की तरफ क्या लगता है, टेंशन। तो हमेशा ब्लॉक से दूर लगता है, हमेशा ब्लॉक से दूर लगता है। दूसरी, अगर दूसरा एग्जांपल देख के समझना चाहें टेंशन फोर्स को तो देखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे आपका एक मास रखा हुआ और यहाँ पे दूसरा मास रखा, हमने इसको F फोर्स लगा के आगे की तरफ खींचा, ठीक है। ये m1 मास था और ये m2 मास था। F फोर्स लगा के हमने खींचा और ये पूरा सिस्टम a एक्सीलरेशन से आगे की तरफ चल रहा है। सिस्टम एक्सेलरेट करने लगा, कितने से, a एक्सीलरेशन से। तो टेंशन कैसे लगेगा, अवे फ्रॉम द ब्लॉक। टेंशन फोर्स ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द ब्लॉक। तो ये m1 मास है तो यहाँ पर टेंशन कैसा, देखो ऐसा नहीं टेंशन लगाएंगे, ये रॉन्ग है, अवे फ्रॉम द ब्लॉक। तो टेंशन फोर्स ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द ब्लॉक। तो कैसा लगेगा, इस टाइप से यहाँ पे टेंशन, ये आपका कैसा है, दूसरा मास। अच्छा, ये टेंशन इसको रोकना चाह रहा है, कैसे भाई, ये जो रोप है, जो स्प्रिंग है, ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग क्या करना चाहती है, ये स्प्रिंग इस मास को रोकना चाहती है। देखो ये F फोर्स लगा के आप खींच रहे हो, ये स्प्रिंग इसको रोकना चाहती है, चाहती तुम ना जाओ, तुम ना जाओ, है ना। तो अगर आप नहीं खींचते तो ये नहीं जाता। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसको तो रोकना चाहता है, लेकिन यही स्प्रिंग दो काम कर रही है, इसको रोक रही है लेकिन इसको साथ में लेके जाना चाहती है। तो इस पर टेंशन कैसा, इस डायरेक्शन। यही चीज याद रखना आपको, यही मेन पॉइंट है ना। फिर से एक बार, ये आपका m1 मास, आपने फोर्स लगाया तो ये स्प्रिंग अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, है ना। ये ले थोड़ी ना जाने देगा इतने आसानी से, बोलेगा और फोर्स लगाओगे, ये भी बता हुआ है। लेकिन ये इस ब्लॉक को तो रोक रहा है ये स्प्रिंग, लेकिन यही स्प्रिंग इस ब्लॉक को साथ में लेके जाने में रिस्पॉन्सिबल है। तो दो काम है इसका, इसको रोकने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसको साथ ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इसीलिए बोला गया कि टेंशन फोर्स ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द ब्लॉक। देखो ये ब्लॉक है, इससे दूर जाता हुआ, अवे मतलब दूर जाता हुआ, तो दूर, ठीक है। और ये ब्लॉक है तो इससे भी दूर जाता है, ठीक है। जिस ब्लॉक से ये देखेंगे उसी ब्लॉक को कंसीडर करेंगे। तो कभी टुवर्ड्स द ब्लॉक नहीं होगा टेंशन फोर्स, ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द ब्लॉक, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये टेंशन फोर्स की बात हो, हम लोगों ने नॉर्मल फोर्स की बात की और टेंशन फोर्स की बात की। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रिक्शन फोर्स। क्योंकि सारी चीजें हमें अगर पता रहेगी तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें आपको पता होगी, जिसको पता है वो वीडियो फॉरवर्ड करके आगे करके डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स या फिर ऐसे लिख सकते, इट इज अ फोर्स which always opposes the motion of a body। फ्रिक्शन फोर्स किसी बॉडी को मोशन नहीं करने देना चाहता, हमेशा उसका अपोज करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, फ्रिक्शन फोर्स यानी इट इज अ adjusting type of force। ये एडजस्टिंग टाइप का फोर्स होता है। कैसे एडजस्ट करता है अपने आप को, ये चीजें अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। जैसे मान लिया यहां पर एक ब्लॉक रखा है m मास का, आपने इसको F फोर्स से पुल किया है, ऐसे पुल किया आपने इसको F फोर्स लगा दिया। ये स्प्रिंग नहीं है, हमेशा है ना, ये चीज स्प्रिंग नहीं होता, ये फोर्स की डायरेक्शन दिखाता है कि फोर्स आपने इस पर कैसे लगाया। तो फोर्स आपने इसको ऐसे लगा, ऐसे खींचा फोर्स लगा के m मास को, ठीक है। ये सरफेस था। अब फ्रिक्शन के केस में सरफेस रफ होना चाहिए, स्मूथ नहीं होना चाहिए, रफ सरफेस। क्योंकि जब रफ सरफेस होगा, खुरदुरा सरफेस होगा, तो इसको खींचने में डिफिकल्टी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये आप पीछे आगे की तरफ खींचोगे, ये सरफेस इसको रोक के रखना चाहता है, यानी फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोज करता है ना, ये हमेशा क्या करता है, अपोज करता है। तो फ्रिक्शन फोर्स, अगर आप फोर्स आगे लगा रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगाएगा, इस टाइप से,
फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अगर आप इस टाइप से फोर्स लगा रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। एप्लाइड फोर्स, इसको बोला जाता है एप्लाइड फोर्स, जो आपने फोर्स लगाया इसको बोला जाता है एप्लीकेशंस ऑफ फोर्स या फिर एप्लाइड फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा एप्लाइड फोर्स से बैकवर्ड डायरेक्शन यानी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल फोर्स दोनों चीज एक है, अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर ये m मास है तो इस पर ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देखो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नॉर्मल फोर्स ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नीचे की तरफ क्या लगेगा? mg, ग्रेविटी मतलब अर्थ उसको नीचे खींचना। अगर ये सरफेस नहीं होता तो धड़ाम ये ब्लॉक नीचे चला जाता, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं फ्लोर पे, अगर फ्लोर नहीं होता तो हम नीचे, इसका मतलब mg हमें खींच रहा है लगातार और नॉर्मल हमें ऊपर की तरफ मिल रहा है, इसीलिए हम रेस्ट पे, ठीक है, इसीलिए हम क्या है रेस्ट पे, ठीक है। चलिए, तो नॉर्मल ऊपर की तरफ, mg फोर्स नीचे की तरफ। और हमने बोला कि फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड करता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हम हटाएंगे तो इक्वलिटी का साइन आएगा, बट इक्वलिटी का साइन ऐसे ही नहीं आ जाता, एक कांस्टेंट आता है उसके साथ में। देखिए क्या कांस्टेंट आता है, तो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू, वो जो कांस्टेंट आता है उसको बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं? ये m नहीं है, म्यू, ठीक है, म्यू इनटू n, ये फॉर्मूला होता है फ्रिक्शन फोर्स, है ना। म्यू आपका क्या होता है? म्यू को बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू को बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। म्यू आपका क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एन आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स, इसको नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स बोला जाता है। म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता कैसा है? वो सरफेस पे डिपेंड करता है, ये जो सरफेस है ना उसके नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस सरफेस का म्यू की वैल्यू दी जाती है, इस म्यू की वैल्यू कुछ दी जाती है, ठीक है, तो उसका हम यहाँ पे यूज करते हैं। अगर म्यू की वैल्यू किसी क्वेश्चन में दिया है तो समझ जाना वहां फ्रिक्शन लगेगा, अगर नहीं दिया समझ जाना फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू का मतलब, अच्छा हाँ, ऐसा नहीं है कि समझ जाना, कभी कभी फ्रिक्शन की वैल्यू दे देगा, म्यू की वैल्यू पूछेगा तो आप निकाल लेना, ठीक। अब यही फॉर्मूला आप कैसे इस फिलहाल इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए यही फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? देखो वर्टिकल में तो मोशन हो नहीं रहा, मोशन आगे की तरफ होगा अगर होगा ए ऐसी डायरेक्शन से, ठीक है। वर्टिकल में कोई मोशन नहीं हो रहा, इसका मतलब n इज इक्वल टू mg। जिस डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा होता है उस डायरेक्शन के फोर्स आपस में इक्वल होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे खड़े तो ठीक है, नॉर्मल और mg इक्वल है, इधर उधर वाले फोर्स भी सब हम बैलेंस है, तो बैलेंस फोर्स लग रहा है। अब हम ऐसे मोशन करने लगे, हम ऐसे चलने लगे, ठीक है, तो अगर हम चलने लगे तो हम ऊपर ना जा रहे ना नीचे जा रहे, इसका मतलब अभी भी वर्टिकल वाला हमें सपोर्ट कर रहा है, n इज इक्वल टू mg, n इज इक्वल टू mg। लेकिन अब ये इधर वाला फोर्स ज्यादा हो गया और पीछे फ्रिक्शन लग रहा है हमारे पैर से, है ना, ये पैर के नीचे से फ्रिक्शन लग रहा है पीछे और हम आगे जा रहे हैं, तो हम फोर्स लगा रहे हैं आगे, फ्रिक्शन पीछे। लेकिन फ्रिक्शन और फोर्स की बात तो अलग है, लेकिन नॉर्मल mg के इक्वल है अभी भी, क्योंकि वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा। तो जिस डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा होता है उस डायरेक्शन के फोर्स आपस में इक्वल होते हैं। तो इस केस के लिए आप क्या बोल सकते हो? n इज इक्वल टू mg, n इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पर आप n की जगह पे mg पुट कर सकते हो, तो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? म्यू इनटू mg। ये हमेशा नहीं होता है ना, क्योंकि अलग वो इंक्लाइन प्लेन में रखा है तो कुछ अलग हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन n हमेशा, ये फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल, ऑलवेज, ये ऑलवेज एप्लीकेबल, लेकिन ये ऑलवेज एप्लीकेबल नहीं। क्यों? क्योंकि हमेशा n इज इक्वल टू mg को ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स की बात कर ली हमने कुछ। अच्छा एक चीज और, म्यू की वैल्यू हमेशा 0 to 1 के बीच में होती है, ना 1 हो सकती है ना 1 से ज्यादा हो सकती है, और 0 से कम भी नहीं हो सकती, है ना। 0 से कम क्या होगा? तो 0 to 1 के बीच में होता है, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स की बात की हम लोग, किसकी बात की? फ्रिक्शन फोर्स की बात। नेक्स्ट हमारा एक और बचा हुआ है स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। एक और बात करेंगे जो हमारा कंपटीशन में भी पूछा जाता है, उससे उस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, स्प्रिंग पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। छोटी छोटी बातें आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये छोटी छोटी बातें नहीं चलेंगी तो आपको बड़े क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। चलिए, तो अब हम देखते हैं स्प्रिंग फोर्स। बात करते हैं हम लोग लास्ट स्प्रिंग फोर्स, जिसको ये सारे फोर्सेस पता है, फिर से हम बता रहे हैं कि वो कंटिन्यू करके आगे जा सकता है, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स देखते हैं क्या होता है, ठीक। स्प्रिंग फोर्स,
तो स्प्रिंग फोर्स अगर हम लोग ध्यान से देखें तो स्प्रिंग फोर्स हमेशा क्या होता है, एक स्प्रिंग में लगता है, उसको स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। सिंपल सा, कुछ नहीं होता, ठीक। अगर यहाँ पे एक स्प्रिंग है, यहाँ पर एक स्प्रिंग है, सपोज ऐसा स्प्रिंग बना देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक मास रखा हुआ है, ठीक। तो अब स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, बहुत आसान है, आराम से समझ जाओगे। देखो आपने इसको पुल किया ऐसा, ये F फोर्स लगाया आपने, फोर्स लगाया, ऐसे खींचा, अपनी तरफ खींचा, ठीक है, M मास को अपनी तरफ खींचा, तो ये इसमें क्या होगा, इलॉन्गेशन, ठीक है, ये आगे की तरफ जाएगी स्प्रिंग, स्प्रिंग है उसका नेचर है। अब बहुत हार्ड है तो नहीं जाएगी, थोड़ी सी सॉफ्ट है तो जाएगी, वो डिपेंड करता है फोर्स कितना लगा रहा हो, ठीक। तो ये स्प्रिंग आगे की तरफ जाएगी, ठीक, ये स्प्रिंग आगे की तरफ जाएगी। तो सपोज करते हैं कि ये स्प्रिंग x डिस्टेंस आगे चली गई, x डिस्टेंस आगे चली गई, यहाँ पे जहाँ पे था, सपोज ऐसा करो कि ये जैसे मान लिया m मास यहाँ पे था, अब ये मास यहाँ पे कहीं पे पहुंच गया, यहाँ पे x डिस्टेंस x डिस्प्लेस हो गई, आपने फोर्स लगा दिया, इसको x डिस्प्लेस कर, लेकिन स्प्रिंग क्या करेगी, जैसे आप उसको छोड़ोगे वो इस ब्लॉक को तुरंत अपनी तरफ खींचेगी, यानी आप उसको खींच रहे हो तो स्प्रिंग पीछे की तरफ फोर्स करेगा, लगभग थोड़ा बहुत फ्रिक्शन जैसा है, लेकिन फ्रिक्शन में अलग चीज होता था, वो सरफेस से लगता था, ये सरफेस से नहीं लगता, ठीक है। तो आप फोर्स आगे लगा रहे हो, लेकिन स्प्रिंग अपनी तरफ खींचना चाहती है, देखो ऐसे खींच के छोड़ो तो कहाँ जाएगी स्प्रिंग, पीछे, यानी स्प्रिंग लगातार एक तरफ फोर्स लगाती है, वो कहाँ पे, बैकवर्ड डायरेक्शन। आप आगे फोर्स लगाते हैं पीछे, तो ये जो फोर्स लगा रही है पीछे की तरफ, इसी को बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स, है ना। यहाँ पर एस भी लिख देते हैं छोटा सा, ठीक। स्प्रिंग फोर्स इसका मतलब होता है, क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स, इसी को हम बोलते हैं क्या, स्प्रिंग फोर्स। और ये जो स्प्रिंग फोर्स होता है, जो स्प्रिंग फोर्स होता है, इसका भी फॉर्मूला होता है, स्प्रिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स। एक्स क्या है, x is elongation और extension, आगे की तरफ एक्सपेंशन बोल सकते हैं, एक्सपेंशन है। अब क्या हो जाएगा, elongation, expansion और compression, compression भी हो सकता है, elongation expansion तो सेम चीज हो गई, elongation expansion तो सेम चीज हो गई, ठीक है। compression भी हो सकता है, क्योंकि आप इस ब्लॉक को ऐसे कंप्रेस भी तो कर सकते हैं, दबा सकते हैं ना, इस तरह कंप्रेस कर सकते हैं। तो स्प्रिंग में दोनों चीज होता है, आपने दबाया तो स्प्रिंग सपोज यहाँ इतनी दब गई, लेकिन तब भी वो आप ऐसे फोर्स लगाओगे, वो इधर फोर्स लगाएगा, हमेशा आपके अपोजिट। आप स्प्रिंग को ऐसे दबाओगे, स्प्रिंग इधर दबाएगी, आप स्प्रिंग को ऐसे खींचोगे, स्प्रिंग उधर खींचेगी अपने आप, ठीक है। तो हमेशा अपोजिट को, तो किस पे डिपेंड करता है, वो जितना डिस्टेंस आप उसको खींचते हो, जितना इलॉन्गेशन करते हो, जितना कंप्रेशन करते हो, उस पर डिपेंड करता है। तो फिर स्प्रिंग फोर्स is directly proportional to elongation or compression in the spring, clear। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, फिर से कांस्टेंट आएगा, तो क्या हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू, कांस्टेंट जो आता है वो आता है k, क्या आता है यहाँ पे, k आता है। यहाँ पर एक माइनस साइन बिल्कुल फ्री, और सर ऐसे कैसे सर, माइनस साइन कहाँ से आ गया, माइनस साइन आया है, माइनस साइन इसलिए आया है क्योंकि ये हमेशा अपोजिंग नेचर का फोर्स लगा, बोलो सर वो कॉस सर फ्रिक्शन फोर्स को भी सर ऐसे सर है ना, हाँ फ्रिक्शन फोर्स था, लेकिन वो खींच नहीं लेता है, फ्रिक्शन को आपने ऐसे लगा दिया, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, वो ब्लॉक को खींच नहीं ले जाएगा, ये खींच लेती है ना, स्प्रिंग खींच लेती है, ठीक है। आपने इसको फोर्स लगाया, ब्लॉक आगे आया, लेकिन आपने छोड़ा तो फिर से सटा, लेकिन फ्रिक्शन में ऐसा नहीं होता था, है फ्रिक्शन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता था कि आपने यहाँ पर फोर्स लगाया आगे की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ, आपने आगे यहाँ तक इसको यहाँ तक ले आए फोर्स लगा के, और फ्रिक्शन फोर्स क्या इतना ताकतवर कि वो फिर से उठा के यहाँ पर रख दे, भाग जाओगे तुम बहुत बहुत करके, है ना। तो ऐसा नहीं होता, फ्रिक्शन फोर्स उस किसी चीज को खींचती नहीं, एडजस्टिंग फोर्स होती है, अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, लेकिन ये उस चीज को फिर से खींच लेती है, इससे इलास्टिसिटी होता है, इलास्टिक नेचर होता है इसके पास, इसलिए ऐसा होता है, इलास्टिक नेचर होता है ना, फिर से वही पोजीशन गेन कर लेता है, इलास्टिक नेचर, इलास्टिक फिर से वही नेचर गेन कर लेता है, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला माइनस के इंटू एक्स, व्हाट इज के, के आपका होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, के को हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, क्या बोलते हैं के को, स्प्रिंग कांस्टेंट, के आपका स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ठीक है। अगर के की वैल्यू, किसी स्प्रिंग का के अगर बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब वो हार्ड स्प्रिंग, कैसी, हार्ड स्प्रिंग। अगर किसी स्प्रिंग की के की वैल्यू कम है तो
तो इसका मतलब वो कैसी है, सॉफ्ट स्प्रिंग। ठीक है, जैसे वो एक पेन आता था तुम्हारा चुटुक चुटुक करने वाला, चुप से करते थे तो उसमें से निब निकलती थी, लिखने लगते थे, फिर ऐसे करते तो वो निब वापस चली जाती थी। तो उसमें एक स्प्रिंग लगा रहता है, उस पेन को तोड़ फोड़ के देखना, तोड़ना नहीं, घर में मार पड़ेगी। तो जब तोड़ के लेकिन देखोगे तो उसमें एक छोटी सी स्प्रिंग मिलती थी, वो स्प्रिंग बहुत सॉफ्ट होती है, उसको ऐसे खींच दो, थोड़ा सा खींचो तो एडजस्ट हो जाएगा, थोड़ा अब बहुत ज्यादा खींच दो तो इलास्टिसिटी का भी एक लिमिट होता है ना। 11th में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, इलास्टिसिटी का भी एक लिमिट होता है, उसको अगर खींच दो तो फिर वो बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी अगर आपने खींच दिया उसको तो उसके लिए एक लिमिट होती है, फिर वो अपना इनिशियल पोजीशन को रीगेन नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक लिमिट तक खींच सकते, चलो वो बात तो अलग है। इसके बाद अगर आप बाइक के सॉकर वाला स्प्रिंग ले लो, बाइक का सॉकर जो होता है, बाइक का सॉकर, उसको खींचो तो क्या खींच पाओगे, वो हार्ड है। इसका मतलब क्या है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट सॉफ्ट का कम होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना, जिसका के ज्यादा वो हार्ड होती है, जिसका के कम वो सॉफ्ट स्प्रिंग, कंपैरिजन करके देखना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं आप, कैसे, देखो ये आपका स्प्रिंग फोर्स K इंटू एक्स, ये माइनस साइन का कैलकुलेशन करते टाइम यूज नहीं करते। ठीक है, ये माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि अपोजिंग नेचर का फोर्स है इसलिए माइनस साइन लगा, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इसका यूज नहीं करते माइनस। ठीक है, अपोजिंग नेचर का फोर्स है तो वो सिर्फ बताने के लिए कि ये अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स है इसलिए माइनस साइन लगाते हैं। ठीक, अब देखिए स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू kx, k की यूनिट चाहिए तो k को एक तरफ ले आओ, x को यहाँ डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका स्प्रिंग फोर्स डिवाइड बाय x। ठीक है, x स्प्रिंग फोर्स कोई भी हो उसका यूनिट हमेशा न्यूटन होता है, किसी भी टाइप का फोर्स हो उसकी यूनिट हमेशा न्यूटन। x मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट, एक्सटेंशन, कंप्रेशन। ठीक है, तो वो मतलब क्या, मीटर में आए, तो इसका मतलब न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो यूनिट ऑफ k इज न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये क्या होती है, न्यूटन पर मीटर। तो क्वेश्चन में ज्यादातर गिवन रहता है ना कि 100 न्यूटन पर मीटर, 200 न्यूटन पर मीटर, कितना फोर्स उस पे लग रहा है। ठीक है, तो ये स्प्रिंग का कांस्टेंट कितना है वो गिवन रहता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर, ऐसा कुछ करके गिवन रहता है। तो ये हमारे स्प्रिंग फोर्स की बात होगी। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स की बात होगी, चलिए हटा देते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक 4 टाइप के फोर्सेस की बात की, कैसे कैसे फोर्सेस की बात की, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, है ना, स्प्रिंग फोर्स, ये टाइप के तो बड़ा सब टाइप कौन सा है, ठीक है, नॉर्मल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, टेंशन फोर्स, चौथा टाइप पढ़ा नहीं था क्या, फ्रिक्शन फोर्स है। तो 4 टाइप के फोर्सेस की बात हम लोगों ने एनाटॉमी में कर लिया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन पे मूव होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अब क्या होता है, पहले उससे पहले क्वेश्चन करने से पहले हम आपको रिजोल्यूशन समझा देते हैं। अगर आपको फोर्स को रिजॉल्व करना नहीं आता तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाने वाली है। ठीक, देखिए आराम से समझिएगा। ठीक है, एक ट्रिक से आपको हम समझा देंगे। जैसे ये m मास का ब्लॉक, इस ब्लॉक का मास है m, ये इस सरफेस पे रखा हुआ। ठीक है, क्वेश्चन में कभी कभी क्या बोलता है कि आप F फोर्स ऐसे लगा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप F फोर्स ऐसे लगा रहे हो, है ना, और ये A एक्सीलरेशन कर रहा है, ये A एक्सीलरेशन कर रहा है, तो आपका नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो आप ऐसे लिखोगे सर नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, निकाल सकते हैं। सपोज इसकी वैल्यू दे देते हैं हम लोग कि हमने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये बॉडी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट करने लगी। आपने इस ब्लॉक पे 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, बॉडी 5 मीटर पर सेकंड से स्क्वायर से एक्सीलरेट करने लगी। ठीक है, एक्सीलरेट करने लगी, करने तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब पूछा कि इसका मास कितना होगा, इसका मास कितना होगा, तो फॉर्मूला लगा दो तुरंत, नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज इक्वल टू मास इनटू, ये नेट फोर्स हमने क्यों लिखा, F क्यों नहीं लिखा अभी बताएंगे, नेट फोर्स क्यों लिखा। कभी कभी जरूरी एक ही फोर्स बॉडी पे लग रहा हो, इसीलिए नेट फोर्स, है ना, एक ही फोर्स लग रहा है इसलिए नेट फोर्स लिखा जाता है। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स इस पे एक ही फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, हमने फ्रिक्शन माना ही नहीं है तो पीछे कोई अपोज नहीं कर रहा है, इसका मतलब स्मूथ सरफेस है। कैसा है, स्मूथ सरफेस। तो जब स्मूथ सरफेस होगा तो क्या फ्रिक्शन लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा।
ठीक है। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स कितना है 100 न्यूटन, पीछे रोकने वाला कोई नहीं, मास कितना वही तो निकालना है, एक्सीलरेशन कितना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मास कितना आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 5, 5 को इधर ले आओ डिवाइड, तो 100 डिवाइड बाय 5 कितना 20 केजी, ठीक है 20 केजी। तो मास आपको पता चलेगा 20 केजी, तो आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है छोटा मोटा। चलिए ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर यही किसी एंगल पे लगा देगा तो आप क्या करोगे भाई साहब? जैसे माना उन्होंने बोला कि अगर ये 20 केजी का ब्लॉक है और आपने 50 न्यूटन का फोर्स ऐसा लगाया, देखो ना ऐसा लगाया, मतलब यहाँ पे वो एंगल देंगे आपको, ठीक है, कि किसी थीटा एंगल पे लगाया, किसी थीटा एंगल, ये किसी थीटा एंगल। सपोज करो कि ये थीटा आपको कुछ ऐसा ले लेते हैं, इतना ज्यादा 50 न्यूटन मिला, F इज इक्वल टू 50 न्यूटन। तो सपोज करो कि ये थीटा आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, कितना 60 डिग्री थीटा के लिए, ठीक है। तो पहले इसका कंपोनेंट करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है कंपोनेंट, क्यों? क्योंकि भाई इसमें एक्सीलरेशन ऐसे आ रहा है, एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल, और ये फोर्स ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, ये फोर्स ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल ये, और ये फोर्स लग रहा है ऐसा, ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल। तो पहले इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में तोड़ दो, तोड़ दो तोड़ दो, कोई वो कुछ नहीं बोलेगा, तोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। देखो तोड़ना बहुत आसान है, इसको डिमिनिश कर दो, हटा दो ऐसा, तो कॉपी में नहीं कर सकते लेकिन हम तो कर सकते हैं। अब हटाओ ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसको दो पार्ट में कन्वर्ट किया जाता है, दो कंपोनेंट किए जाते हैं, और दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से 90 डिग्री पे, पहला कॉस दूसरा साइन। जो एंगल से लगा हुआ हो, हमारी बात ध्यान से सुनना, एंगल से लगा हुआ, एंगल से लगा हुआ क्या होता है कॉस वाला कंपोनेंट। कॉस किसका? जिसका कंपोनेंट करो, किसका कंपोनेंट करो? फोर्स का कंपोनेंट करो। तो फोर्स कितना है 50 न्यूटन, 50 इंटू कितना कॉस 60 डिग्री, ठीक है cos 60 डिग्री। मतलब हमने क्या किया, फोर्स का कंपोनेंट किया, फोर्स का कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट यहाँ लिखेंगे F, ठीक है। एंगल से जो लगा हुआ होता है हॉरिजॉन्टल, एंगल से लगा हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके लिए क्या आता है cos थीटा आता है, क्या आता है cos थीटा, ठीक है। और वहां से 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे ऐसा, और नीचे नहीं 90 डिग्री ले लेना, ऐसा नहीं 90 डिग्री ले लेना, यहाँ पे नीचे 90 डिग्री नहीं, ये बीच में आना चाहिए, जिसका कंपोनेंट कर रहे हो वो फोर्स बीच में रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये a एक्सीलरेशन से आगे की तरफ जा रहा है तो वहां से सीधा 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या आएगा साइन वाला कंपोनेंट, किसका F साइन थीटा। समझ गए ना? फोर्स का दो कंपोनेंट फिर से देखो, एक F cos थीटा, जहां भी एंगल से लगा हुआ हो वो हमेशा cos होता है, और जो दूसरा वाला बचता है वो साइन होता है 90 डिग्री पे, सीधा कितने पे 90 डिग्री, 90 डिग्री पे दोनों कंपोनेंट होने चाहिए हमेशा, जिसका भी कंपोनेंट करो, ठीक है। तो ये F cos थीटा, ये F sin थीटा। F की वैल्यू 50 न्यूटन थी, 50 लिख लिया, cos लिख लिया, थीटा की वैल्यू 60 थी, 60 लिख लिया। ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे, F की वैल्यू कितनी है 50 sin, थीटा की वैल्यू कितना 60 डिग्री, ठीक है। अब फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपको पता करना कि ये कितना एक्सीलरेशन से जाएगा, पता करना कि कितने एक्सीलरेशन से जाएगा, फिर से वही फॉर्मूला, क्या नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। देखिए नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, अच्छी बात है। अब आप एक चीज हमें बताइए कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन तो ठीक है, लेकिन ये जो नेट फोर्स है ये जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है उसी डायरेक्शन का फोर्स लेते हैं, ये फोर्स नहीं ले लेना, ये फोर्स ऊपर वाला ना, इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वर्टिकल में मोशन थोड़ी ना हो रहा है, उसको कंसीडर करो, वर्टिकल में मोशन नहीं हो रहा है, हॉरिजॉन्टल में मोशन, तो हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स, इसलिए दो कंपोनेंट किया। क्योंकि अगर यही 50 न्यूटन आप सीधा सीधा लगाते तो इसको ज्यादा खींच पाते हैं, आप ऐसे लगाओगे तो ये थोड़ा सा इधर भी लग रहा है फोर्स, थोड़ा सा इधर, तो इधर वाला कंपोनेंट कौन सा है वो ये है, वही कंपोनेंट कंसीडर करो। बस यही बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कितना 50 cos 60 डिग्री, कितना 50 cos 60 डिग्री है ना। फोर्स हम ये 50 न्यूटन पूरा पूरा नहीं ले सकते हैं गलती से भी, ठीक है। अगर एंगल पे दिया है तो पहले रिजॉल्व करो, और जो हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स हो, सीधा हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स, वही यहाँ पे नेट फोर्स के जाके लिखा जाता है, ठीक है। ये वाला नहीं लिखा जाता, वो कहाँ यूज किया जाता है बाद में बताया जाएगा, फिलहाल अभी यहाँ पे बिल्कुल यूज इज इक्वल टू मास कितना है बॉडी का 20 kg, एक्सीलरेशन कितना नहीं पता, निकालना है, ए लिख लो,
ठीक है, तो यहाँ पे कर लो 50 इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 और 60 की वैल्यू 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, 50 तो 25 आ जाएगा, इज इक्वल टू 20 इंटू ए। तो कितना हो गया आपका ये 25 इज इक्वल टू 20 इंटू ए, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 25/20। ए कितना आ गया 25/20, कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा आपका 5/4, 5/4। तो एक्सीलरेशन आ गया 5/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स है कि फोर्स को हम रिजॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, ठीक, तो अच्छे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपको सीधा सीधा फोर्स लगा के वो कभी नहीं देंगे, वो हमेशा आपसे फोर्स रिजॉल्व भी करवाएंगे, तो फोर्स को रिजॉल्व करना आपको आना चाहिए। अच्छा, एनएलएम चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये चैप्टर हर एक चैप्टर में घुसा हुआ होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ोगे, सॉरी इसका मतलब है कि वर्क पावर एनर्जी पढ़ोगे, वो चैप्टर उसमें भी एनएलएम आएगा। ग्रेविटेशन पढ़ोगे उसमें भी आएगा, है ग्रेविटेशन में आएगा, वर्क एनर्जी वर्क पावर एनर्जी में आएगा। ठीक है, आप इसके बाद रोटेशन पढ़ोगे उसमें आएगा, लगभग सारे चैप्टर में, लगभग सारे चैप्टर में आपको एनएलएम का यूज होगा। एनएलएम का यूज हर चैप्टर में होता है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। एनएलएम बहुत अच्छे से कंसिस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं। अब की बार क्या करते हैं कि सपोज यहां पर एक इंक्लाइन प्लेन है, यहां पर एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और यहां पर एक मास रखा हुआ है इस टाइप से, इंक्लाइन प्लेन एक मास रखा हुआ है, ये थीटा एंगल पे है, ये थीटा एंगल पे, ठीक, ये आपका इधर। अच्छा देखो, नॉर्मल फोर्स कहाँ लगेगा भाई, नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस कैसा भी हो हमेशा वो 90 डिग्री पे ही लगेगा, 90 डिग्री पे नॉर्मल फोर्स। mg कैसा, एकदम स्ट्रेट डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है mg इधर नहीं लगा देना गलती से भाई। देखो कैसे, क्यों नहीं लगा देना, क्योंकि ये मान लिया अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है। अब यहाँ पे आपने इंक्लाइन प्लेन बना रखा है, सपोज यहाँ पे ऐसा इंक्लाइन प्लेन और मास यहाँ पे रखा हुआ है, तो क्या सेंटर ये इधर खींचेगा क्या, नहीं भाई, ग्रेविटी हमेशा उसको कैसे खींचती है, ग्रेविटी कैसे खींचती है, ग्रेविटी हमेशा उसको हर एक बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। कहाँ खींचती है, सेंटर की तरफ खींचती है। ठीक है, तो अर्थ हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ लेके आना चाहता है, तो इसीलिए mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगाया जाता है। कैसा लगाया जाता है, वर्टिकली डाउनवर्ड लगाया जाता है। ठीक है, तो अब देखो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये खिसकने लगा मान लिया नीचे की तरफ, ये मान लिया नीचे की तरफ खिसकेगा, ठीक है, तो अच्छी बात है खिसकेगा तो ठीक है, लेकिन नॉर्मल को कौन सपोर्ट कर रहा है, नॉर्मल को कौन सपोर्ट कर रहा है, mg का कंपोनेंट करना पड़ेगा यहाँ पे, किसका, क्योंकि यही तो फोर्स है। mg क्या है, ये वेट है, फोर्स वेट फोर्स एक ही चीज है, दोनों को न्यूटन में लिखा जाता है। ठीक, तो ये बॉडी का वेट जो है यही फोर्स इस पे लग रहा है mg, इसी की वजह से वो नीचे आएगा, लेकिन पूरा पूरा इसकी वजह से नहीं आएगा, एक कंपोनेंट की वजह से आ रहा होगा, ये तो नीचे लग रहा है ना, यानी इसका कंपोनेंट करना पड़ेगा, इस फोर्स का कर दो कंपोनेंट। अब कैसे करोगे कंपोनेंट, थीटा तो यहाँ है, तो तुम ढूंढोगे सर थीटा से लगा हुआ एंगल ही नहीं कहीं मिल रहा है, थीटा से लगा हुआ एंगल ही नहीं मिल रहा है, ऐसे करोगे, ऐसा नहीं है, मिल जाएगा। देखो पहली बात तो एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा नॉर्मल के अपोजिट कॉस आता है, नॉर्मल के अपोजिट कॉस आता है, और ये बीच में आना चाहिए कंपोनेंट करते टाइम, तो इधर तो फोर्स लगा नहीं दोगे दूसरा कंपोनेंट, तो दूसरा कंपोनेंट इससे 90 डिग्री ऐसा, यहाँ से 90 डिग्री, देखो एक ये ऐसा हुआ तो यहाँ से 90 ऐसा, ये हो गया आपका 90 डिग्री। ठीक, तो ये कॉस और ये साइन, ठीक, ये कॉस ये साइन। अभी फिलहाल के लिए हम बताएंगे कि ये कैसे आया, लेकिन फिलहाल अभी इतना याद रखो कि नॉर्मल के अपोजिट हमेशा कॉस आता है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में नॉर्मल के अपोजिट क्या आता है, कॉस थीटा, लिख लो कहीं पे हिंदी में, नॉर्मल के अपोजिट कॉस आता है। ठीक है, तो mg का कंपोनेंट कर रहे थे आप, तो mg cos थीटा नॉर्मल के अपोजिट। अच्छा, दूसरी साइड में क्या आ जाएगा, mg sin थीटा। अब आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछता है, मान लिया कि m मास के ब्लॉक को कौन मोशन करा रहा है, मोशन कराने में रिस्पांसिबल कौन सा कंपोनेंट है mg का, तो वो cos थीटा नहीं, वो तो नॉर्मल को सपोर्ट कर रहा है, नहीं तो ये इधर नहीं चला जाता, तो ना वो इधर गया ना वो इधर आया, क्यों, क्योंकि mg और cos थीटा दोनों इक्वल है। यहाँ पर n is equal to mg cos थीटा, n is equal to mg cos थीटा, इसकी वजह से कोई मोशन नहीं हो रहा है।
क्योंकि n और m इक्वल है। इसका मतलब ये भी आगे की तरफ खिसकता हुआ आएगा तो उसको कौन लेके आ रहा है, ये मोशन करा रहा है mg sin थीटा। इसको मोशन कौन करा रहा है, mg sin थीटा। तो इंक्लाइन वाले प्लेन में आपको ये बातें याद रखनी होती है कि इसको m मास को ब्लॉक को मोशन कराने वाला फोर्स कौन सा है, mg sin थीटा, mg sin थीटा। क्लियर। अब देखिए हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका mg sin थीटा, mg sin थीटा की वजह से मोशन हो रहा है। तो अगर ये ए एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा होता तो इस एक्सीलरेशन की वैल्यू आप कैसे निकालते, एक्सीलरेशन की वैल्यू। अभी सब कुछ वेरिएबल है, वेरिएबल के फॉर्म में निकाल दो, फिर से वही फॉर्मूला। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा एक ही फॉर्मूला, चाहे पुली हो, चाहे इंक्लाइन प्लेन हो, चाहे आपका ब्लॉक हो, कुछ भी हो, हमेशा वही फॉर्मूला। क्या, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स इस पे कितना, हमने फ्रिक्शन तो लिया नहीं है, स्मूथ सरफेस माना है। इस सरफेस को कैसा माना है, स्मूथ सरफेस माना है। तो स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन लगता नहीं, फ्रिक्शन कोई रोक नहीं रहा, पीछे कोई नहीं रोक रहा उसको। तो कितने से नीचे आ रहा है, ये जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन वाला फोर्स लेते हैं। तो इस डायरेक्शन में तो मोशन हो नहीं रहा, ये फोर्स तो ले नहीं सकते। इस डायरेक्शन में नहीं हो रहा, ये लेकिन ये वैसे भी नहीं ले सकते इसको। अब इसका काम खत्म, जिसका कंपोनेंट कर दो उसको वैसे भी नहीं कंसीडर किया जाता। ये फोर्स, ये दो चीजों में बट गया, एक ये इसका कंपोनेंट कर दिया। और कंपोनेंट कितने में किया जाता है, साइन और कॉस में, ठीक है। नॉर्मल के अपोजिट कॉस, दूसरा वाला साइन। अगर थीटा वाला वो वाला कैसे होगा, थीटा से लगा हुआ, ये भी थीटा से लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ समझाया जाएगा आपको, ठीक। चलिए अब आप एक चीज बताइएगा कि ये नेट फोर्स इक्वल टू ma है, यानी इसको चलाने में रिस्पांसिबल कौन सा वाला कंपोनेंट है, ये। तो नेट फोर्स कितना, mg sin थीटा। नेट फोर्स कितना, mg sin थीटा इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी m, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी a, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी a, यानी ये कैंसिल। तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा g sin थीटा, ठीक है। क्योंकि जब कोई बॉडी ऐसे फ्री फॉल हो रही होती है तो उस पे एक्सीलरेशन g के इक्वल आता है। जैसे m मास की बॉडी फ्री फॉल हो रही है तो g ग्रेविटी जितने से खींचता है, लेकिन अगर वो स्लाइड हो रही है तो उसका एक कंपोनेंट आता है g sin थीटा। तो एक्सीलरेशन यहाँ पे कितना, g sin थीटा, ठीक है। तो ये इंक्लाइन वाला केस हो, ठीक। यहाँ तक आपको बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अगर जो भी चीजों में प्रॉब्लम हो रही हो एक बार फिर से आप उसको रिवाइंड करके देख सकते हैं, या फिर अगर कोई चीज में कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट में जाके हमें बता सकते हैं, तो उसको फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, जिस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, वो भी आप जाके कमेंट में नीचे बता सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, उसके बाद हम लोग इसके आगे नेक्स्ट वीडियो ये NLM फर्स्ट पार्ट करके होगा आपका, NLM सेकंड पार्ट जो होगा आपका न्यूटन लॉज ऑफ मोशन सेकंड, उसमें हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल से काम करेंगे और नीट और जेईई में आए हुए अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, थैंक यू।